नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में रोज कुछ न कुछ हैरान करने वाला होता है, लेकिन आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं वो एक ऐसी कहानी बताते हैं जो शायद सबसे बड़ा यू टर्न है अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते। बिल्कुल। जो रिश्ते लगभग कह सकते हैं खत्म ही हो चुके थे, वो आज इतने मजबूत हो गए हैं कि यकीन करना मुश्किल है। हाँ, और ये जो इतना बड़ा बदलाव आया है ना, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना जरूरी है। ज्यादा दूर नहीं, बस बाइडेन के कार्यकाल तक। उस समय हालत ये थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को एक फोन कॉल तक नहीं किया था। एक फोन कॉल भी नहीं। और ये बात इतनी बड़ी बन गई थी कि पाकिस्तान के जो तब के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, मोईद यूसुफ, उन्होंने पब्लिक में आकर धमकी दे डाली थी। हाँ, कि हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। एग्जैक्टली। और वो सिर्फ एक फोन कॉल की बात नहीं थी, वो एक सिग्नल था। है? ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट जैसे बड़े बड़े थिंक टैंक्स भी इस पर लिख रहे थे कि अमेरिका पाकिस्तान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। बिल्कुल। हद तो तब हो गई जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाई। इतना बड़ा इवेंट, पाकिस्तान का रोल उसमें इतना अहम था, और बाइडेन ने अपनी पूरी स्पीच में एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। एक बार भी नहीं। इसे पाकिस्तान में एक नेशनल इंसल्ट की तरह देखा गया था। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ट्रंप के अपने पहले कार्यकाल में भी पाकिस्तान की मिलिट्री एड में भारी कटौती हुई थी। तो सवाल यही है, उस गोस्टेड वाली हालत से आज यहां तक कैसे पहुंच गए, जहां डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी जनरल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल बुला रहे हैं और व्हाइट हाउस में शहबाज शरीफ के साथ उनकी तस्वीरें आ रही हैं। चलिए इन स्रोतों की मदद से इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। आज की तस्वीर तो बिल्कुल 180 डिग्री अलग है। ट्रंप न सिर्फ शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर से लगातार मिल रहे हैं, बल्कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को भी हवा दे रहे हैं। हाँ, जैसे वो पुराना दावा कि उन्होंने भारत का लड़ाकू विमान मार गिराया था। हाँ, ट्रंप उसे भी दोहरा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे शहबाज शरीफ जो भी कहते हैं, ट्रंप उसे आंख बंद करके मान लेते हैं। और यहाँ जो बात सबसे फैसिनेटिंग है वो ये कि ये कोई छोटा मोटा डिप्लोमेटिक शिफ्ट नहीं है। स्रोत इसे विदेश नीति का तख्ता पलट कह रहे हैं, एक फॉरेन पॉलिसी कू। तख्ता पलट मतलब सब कुछ सिर के बल खड़ा हो गया है। जो देश कल तक नजरअंदाज हो रहा था, आज वॉशिंगटन डीसी में सबसे अहम बन गया है। तो असली सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या? हाँ, इस जादू की छड़ी के पीछे का राज क्या है? इसका जवाब न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जबरदस्त रिपोर्ट में मिलता है। और जवाब है पैसा। बहुत सारा पैसा। हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सिर्फ कुछ ही महीनों में वॉशिंगटन की लॉबिंग फर्मों पर $5 मिलियन खर्च कर दिए हैं। $5 मिलियन? एक मिनट, इसे पर्सपेक्टिव में रखते हैं। इसी दौरान भारत ने लॉबिंग पर लगभग $1.7 मिलियन खर्च किए। मतलब पाकिस्तान, जिसकी अर्थव्यवस्था खुद मुश्किलों में है, उसने भारत से लगभग 3 गुना ज्यादा पैसा सिर्फ अमेरिकी नेताओं को प्रभावित करने पर लगा दिया। ये तो बहुत बड़ा दाव है। बहुत बड़ा दाव। और ये समझना जरूरी है कि अमेरिका में ये लॉबिंग काम कैसे करती है, क्योंकि ये वहां पूरी तरह लीगल है। हाँ, यही तो अजीब बात है। सोचिए, पाकिस्तान की सरकार डीसी की एक महंगी लॉबिंग फर्म को हायर करती है। ये फर्म, जिसके लोग पहले सरकार में बड़े पदों पर रह चुके होते हैं, वो ये पैसा अमेरिकी सेनेटरों और सांसदों के चुनाव कैंपेन में डोनेट करती है। अच्छा। और फिर यही सेनेटर और सांसद राष्ट्रपति के पास जाकर कहते हैं, देखिए, पाकिस्तान हमारे एक जरूरी सहयोगी है, हमें उनके साथ अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। ये एक तरह से प्रभाव खरीदने का एक कानूनी तरीका है। मतलब पाकिस्तान ने पैसे के जोर पर अपनी विदेश नीति को अपने हक में मोड़ लिया। बिल्कुल। और रिपोर्ट के हिसाब से इसका असर भी फौरन दिखा। इस भारी खर्च के कुछ ही हफ्तों के अंदर व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद नई टैरिफ दरों की घोषणा कर दी। दुनिया की सबसे अच्छी दरों में से एक। तो ये तो सीधा सीधा कनेक्शन दिख रहा है। बिल्कुल। एक देश जो आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वो डेस्परेशन में एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो तय करता है कि चाहे देश में कहीं और कटौती करनी पड़े, अमेरिकी राजनेताओं तक पैसा पहुंचना सबसे जरूरी है, ताकि नीतियां उनके पक्ष में बन सके। हाँ, ये एक तरह से विदेश नीति का शॉर्टकट है। लेकिन $5 मिलियन बहुत बड़ी रकम है, पर क्या सिर्फ लॉबिंग से ही इतना बड़ा बदलाव आ सकता है? मतलब रिश्ते इतने पर्सनल हो जाएं कि ट्रंप पाकिस्तानी जनरल को अपना पसंदीदा कहने लगे? स्रोतों के हिसाब से कहानी में एक और इससे भी ज्यादा सीधा और पर्सनल एंगल है, और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है ना? बिल्कुल। इसी WLF कंपनी के जरिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्रिप्टो डील के माध्यम से ट्रंप परिवार की संपत्ति में अतिरिक्त $5 बिलियन का इजाफा हुआ है।
एक मिनट, 5 बिलियन, बी वाला बिलियन? जी हाँ, $5 बिलियन। ये तो किसी देश की जीडीपी का हिस्सा हो सकता है। ये तो सिर्फ एक डील नहीं है, ये तो पूरी किस्मत बदलने वाली रकम है। एग्जैक्टली। और जब ट्रम्प से इस बारे में पूछा जाता है तो उनका वही स्टैंडर्ड जवाब होता है कि उनके परिवार का बिजनेस अलग है और उनकी प्रेसिडेंसी अलग है, वो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन स्रोत इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मानने को तैयार नहीं है। कैसे मान सकते हैं? पाकिस्तान सरकार एक छोटी सी कंपनी में निवेश करती है और उसी कंपनी के जरिए ट्रम्प परिवार को $5 बिलियन का फायदा होता है। ये कनेक्शन इतना सीधा है कि इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। तो ये तो सीधे सीधे वो वाली बात हो गई जिसे हम कहते हैं पैसा फेंको तमाशा देखो। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने ट्रम्प प्रशासन की खास कमजोरी को पहचान लिया है। बिल्कुल। कि यहाँ व्यक्तिगत आर्थिक फायदों को राष्ट्रीय हितों पर तरजीह दी जा सकती है और उन्होंने इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाया है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, कमजोरी। ये एक तरह का चीट कोड है जो पाकिस्तान ने खोज निकाला है। और देखिए, ये पहली बार नहीं है कि ट्रम्प पर अपनी प्रेसिडेंसी का इस्तेमाल परिवार की संपत्ति बढ़ाने के लिए करने का आरोप लगा है। सही बात है। लेकिन पाकिस्तान का मामला इसलिए खास है क्योंकि ये क्रिप्टो डील यानी WLF टोकन के जरिए किया गया है। अच्छा, तो क्रिप्टो का एंगल है इसमें? हाँ, और क्रिप्टो की दुनिया वैसे ही इतनी अपारदर्शी होती है कि पैसे का लेन देन ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पाकिस्तान ने एक ऐसी कंपनी के साथ डील की जिससे ट्रम्प परिवार का फॉर्च्यून $5 बिलियन बढ़ गया। ये एक ऐसा पैटर्न है जो अब साफ दिखने लगा है। तो जाहिर है ये सब देखकर दिल्ली में बैठे लोगों को तो नींद नहीं आ रही होगी। मुश्किल है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो सवाल उठता है कि भारत इस पर क्या कर रहा है? इन स्रोतों के अनुसार भारत ने भी हाल ही में अमेरिका में एक दूसरी लॉबिंग फर्म को हायर किया है। लेकिन यहाँ एक बुनियादी फर्क है ना? बहुत बड़ा फर्क है। भारत में अगर कोई सांसद या अधिकारी किसी दूसरे देश से पैसा लेकर उसके पक्ष में बात करता पकड़ा जाए तो ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल होगा। हाँ, उसका तो पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और वहीं भारत का जो स्वतंत्र मीडिया है वो सरकार से तीखे सवाल पूछेगा कि आप किसी दूसरे देश के शासक परिवार को सीधे तौर पर इस तरह से आर्थिक फायदा क्यों पहुंचा रहे हैं? सही है। पाकिस्तान में मीडिया पर सरकार का नियंत्रण कहीं ज्यादा है, इसलिए वहां सरकार से इस तरह के बड़े जुए पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा। तो फिर भारत के पास क्या विकल्प है? एक रणनीति जो इन स्रोतों में बताई गई है वो ये हो सकती है कि भारत ट्रम्प को उनके अपने बिजनेस फायदों की याद दिलाए। जैसे भारत में ट्रम्प टावर्स बन रहे हैं, इससे ट्रम्प के ब्रांड और उनके परिवार को बहुत पैसा मिल रहा है। हाँ। तो क्या भारत ये कार्ड नहीं खेल सकता? ये एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन इसमें कह सकते हैं साइकोलॉजिकल पेंच है। जहां तक हम ट्रम्प की पर्सनालिटी को समझते हैं वो शायद इसे भारत सरकार का कोई एहसान मानेंगे ही नहीं। अच्छा। वो कह सकते हैं हाँ मेरे टावर्स बन रहे हैं क्योंकि ट्रम्प दुनिया का सबसे बड़ा रियल एस्टेट ब्रांड है। हाँ। भारतीय लोग खुद मेरे अपार्टमेंट्स खरीदना चाहते हैं, इसमें आपकी सरकार ने मेरे लिए क्या खास किया? तो वो इसे अपनी ब्रांड की ही ताकत मानेंगे। हाँ, न कि भारत की मेहरबानी। इसलिए ये रणनीति शायद उतनी असरदार न हो। मतलब भारत की रणनीति है डिप्लोमेसी की और पाकिस्तान की रणनीति है डील की। बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि इस व्हाइट हाउस में डील करने वाले ही आगे निकल रहे हैं। बिल्कुल। ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ पारंपरिक कूटनीति है और दूसरी तरफ सीधी सादी बिजनेस डील। और फिलहाल डील वाली अप्रोच जीत रही है। तो कुल मिलाकर हम जो देख रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान ने अपनी खराब आर्थिक हालत के बावजूद एक बहुत बड़ा, बहुत महंगा जुआ खेला है। उसने लॉबिंग कर अंधाधुंध पैसा खर्च किया और उससे भी बढ़कर ट्रम्प परिवार को सीधे सीधे आर्थिक फायदा पहुंचाया। और इसके जरिए उसने अमेरिका के साथ अपने संबंधों की पूरी बाजी ही पलट दी है। सही कहा आपने। ये एक शॉर्ट टर्म जीत की तरह लग सकता है, लेकिन ये एक बहुत अहम सवाल खड़ा करता है जिस पर श्रोताओं को सोचना चाहिए। क्या पाकिस्तान का ये महंगा दाव लंबे समय में वहां की जनता को सच में फायदा पहुंचाएगा? ठीक है, उन्हें कम टैरिफ देने मिल गई, लेकिन क्या पाकिस्तान वाकई अपना एक्सपोर्ट इतना बढ़ा पाएगा कि इसका फायदा आम लोगों तक पहुंचे? या ये सिर्फ चंद नेताओं, जनरलों और ट्रम्प परिवार के लिए एक अच्छी डील है? और क्या ये रणनीति टिकाऊ है? इसका असर ट्रम्प के 3 साल के कार्यकाल के बाद तो खत्म हो जाएगा, तब क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल जो इन स्रोतों से उभरता है वो ये कि इस वफादारी और इस डील की असली कीमत क्या होगी? पाकिस्तान को इस दोस्ती का इनाम किस हद तक मिलेगा? क्या ये सिर्फ कम टैरिफ और व्हाइट हाउस में मुलाकातों तक सीमित रहेगा, या फिर अमेरिका इसके बदले में पाकिस्तान से कुछ ऐसा करने को कहेगा जिसके जियोपॉलिटिकल परिणाम पूरे दक्षिण एशिया को प्रभावित कर सकते हैं? मतलब इस दोस्ती का असली बिल अभी आना बाकी है। बिल्कुल।